नमस्ते। पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडल संचालित कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शहादा, जिला नंदुरबार से मैं प्राध्यापक डॉक्टर डी पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का अध्यापन विषय है पाठ्य पुस्तक परिचय। इस वर्ष 2020-21 के लिए 21 से महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे से 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है और वह इस वर्ष से 12वीं कक्षा के लिए लागू किया गया है। बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले इस किताब की निर्मिति के बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। जो किताब उनके लिए निर्माण की गई है, उस निर्माण के पीछे किन लोगों का सहयोग है, योगदान है, किन लोगों ने दिन रात मेहनत की है। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो देखिए, पहले ही पृष्ठ पर लिखा हुआ है हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा और कुछ चित्र दिए गए, वह 7 चित्र दिए गए हैं। पहले पटल पे 8 लोगों की फोटो दी गई है, बीच में मूर्ति दी गई है। एक लड़का है जो माइक के सामने अपने विचार रख रहा है, सामने जनता लोग सुन रहे हैं। एक लड़की है जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है, वो ब्लॉग लेखन कर रही है। एक लड़की नीचे माइक पकड़ के किसी आदमी की इंटरव्यू ले रही है, मुलाकात ले रही है। सामने उसका सहयोगी कैमरा उसने पकड़ा हुआ है और रिकॉर्ड कर रहा है। टीवी के अंदर 2 महिलाएं समाचार सुना रही है। एक आदमी अपने कान में हेडफोन डाल के माइक के सामने कुछ बोल रहा है। नीचे कुछ ऐसी आवाज़ कम ज़्यादा करने की मशीन लगी हुई है। एक महिला एक बड़े से आईने के माध्यम से कुछ लिख रही है। तो ये सभी चित्र हमें कुछ किसी ना किसी और संकेत कर रहे होते हैं। ये प्रथम दर्शनी किताब का प्रथम दर्शनी भाग है कि इस किताब के अंदर क्या हो सकता है। इन चित्रों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जरूर इनका और पाठ्यक्रम में दिए गए गद्य पद्य पाठ जो भी होंगे, उनका जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। इसलिए किताब निर्मित करते वक्त इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ये बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज़ ऐसे निर्माण नहीं होती, उसके पीछे बहुत दूर दृष्टिकोण होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक परिचय कराना आवश्यक है। दूसरे पन्ने के अंदर देखिए, इस किताब को निर्माण करने के लिए शासन का क्रमांक दिया गया है। किस तारीख से ये किताब लागू की गई है या उसको मान्यता दी गई है, ये सब इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। एक मोर का चित्र भी दिया गया है। आगे जाने के बाद इस किताब को बनाने में किन किन लोगों ने सहयोग दिया है। हिंदी भाषा समिति, हिंदी भाषा अभ्यासगत, संयोजन, मुखपृष्ठ, चित्रांकन, निर्मिति, अक्षरांकन, ये सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। हिंदी भाषा समिति के अंदर प्राध्यापक धन्य कुमार जिनपाल बिरादर ये इस समिति के अध्यक्ष है। बाकी लोग सदस्य हैं, सचिव है, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से
इस किताब को निर्माण करने में सहयोग दिया है। दूसरे कॉलम के अंदर हिंदी भाषा अभ्यासगट है। 16 लोगों ने इस गठन में भाग लिया है या उनका चुनाव हुआ है। उनके अंदर हमारे ज़िले के ही डॉक्टर उमेश अशोक शिंदे जी, जो हमारे मित्र है, उनका भी इस समिति के अंदर चयन हुआ है। संयोजन समिति है, डॉक्टर अलका सुरेंद्र पोद्दार मैडम हैं, सौ संध्या विनय उपासनी मैडम जी है। तो इन लोगों ने ये संयोजन का काम किया हुआ है। आपने जो मुख्य पुस्तक देखा, उस मुख्य पुस्तक की कल्पना को साकार करने के लिए विवेकानंद शिवशंकर पाटिल जी का योगदान है। चित्रांकन है, यशवंत देशमुख जी का सहयोग है। निर्मित करने वाले मुख्य अधिकारी जी है, उनकी टीम है। अक्षरांकन भाषा विभाग, पाठ्य पुस्तक मंडल पुणे से। किताब के कागज़ का कितना वजन होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। मुद्रण का आदेश क्रमांक दिया गया है, मुद्रक करने वाले हैं, और ख़ास इस किताब को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक है श्री विवेक उत्तम गोसावी। ये नियंत्रक है पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल प्रभादेवी मुंबई से। तो ये सब लोगों का सहयोग इस किताब को बनाने के लिए है। और जो भी समिति के सदस्य है, मान्यवर है, उनका इस किताब में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने बच्चों की बौद्धिक स्तर पर जाकर इस पाठ्यक्रम को निर्माण किया है। क्योंकि कक्षा के अंदर सभी बच्चे होशियार नहीं होते, इसीलिए निचले स्तर का बच्चा भी होगा, उसे भी इस पाठ्यक्रम को समझ में आए, ऐसा प्रबंध ये समितियाँ या अभ्यास मंडल करता है। इसीलिए ये सभी विद्वानों ने बहुत खूब समझ के पूरा बच्चों की मानसिकता तक पहुंचकर, उनकी लेवल तक पहुंचकर सोच समझ कर विचार किया है इस पाठ्यक्रम को लगाने के लिए। तो इनका अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य है, जो इन्होंने इतना अच्छा पाठ्यक्रम निर्माण किया। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य या सार्थकता। किताब के अंदर भारत का संविधान भी दिया गया है, राष्ट्रगीत दिया गया है, प्रतिज्ञा दी गई है, और प्रस्तावना विवेक गोस्वामी जी ने दी हुई है। भाषा विषयक क्षमता। इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर, जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होगा, इसके बारे में भी दिया गया है। इसलिए मेरे अनुसार ये किताब का उद्देश्य है या सार्थकता उसे हम कह सकते हैं। प्रथम देखें तो विद्यार्थियों से या पाठक से यह अपेक्षा की गई है कि खास करके 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनसे ही ये अपेक्षा की गई है कि विद्यार्थियों में भाषा संबंधी निम्नलिखित क्षमताएं विकसित हो। यहाँ पे क्षमता दी गई है, उसका विस्तार कैसे होगा। क्षमता के अंदर श्रवण है, भाषा संभाषण है, वाचन है, लेखन है, भाषा अध्ययन है, अध्ययन कौशल्य है। 6 प्रकार की क्षमताएं यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पहले कौन सी है, श्रवण। श्रवण के अंदर 3 मुद्दे आते हैं। पहला है गद्य पद्य की रसानुभूति एवं भाषा के अलंकारिक सौंदर्य को सुनना, समझना तथा सुनाना। गद्य पद्य की जो भी रसानुभूति है, जो भी सार है, उसका आनंद है, उसको लेने के बाद उसकी अलंकारिकता, उस सौंदर्य सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर विद्यार्थी इस बातों को अगर समाज तक पहुंचाता है, सुनाता है, तो ये किताब की सार्थकता है। दूसरा मुद्दा है विभिन्न जन संचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी को सुनना तथा उसका उपयोग कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सुनाना। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इंसान के पास, छात्रों के पास जानकारियाँ होना बहुत आवश्यक है।
वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? घर बैठे तो मिलेगी नहीं। उसके लिए कुछ जनसंचार माध्यम दिए होते हैं। फिर वर्तमान पत्र होंगे, मोबाइल होंगे, कंप्यूटर होंगे, इंटरनेट होगा। जो भी जनसंचार के माध्यम है जिससे आपको नॉलेज मिलता है, जानकारियाँ मिलती है, ज्ञान मिलता है, उनसे प्राप्त की गई जानकारियों का उपयोग कर प्रतियोगिताओं में सुनाना, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। 3 नंबर है अनुदित साहित्य को सुनना तथा अपना मंतव्य सुनाना। अनुदित का अर्थ होता है ट्रांसलेशन, रूपांतरण उसे बोल सकते हैं। तो उसको समझने के बाद उसको अपनी भाषा में दूसरों को सुनाना एक बहुत ही बड़ा कार्य है। किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती होगी, अगर उसने किसी उसी हिंदी के पाठ को अगर मराठी में सुना दिया, अंग्रेजी में सुना दिया, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी और सामने वाले को भी उस ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। ये श्रवण के क्षमता विकास यहाँ पे हो सकता है। 2 नंबर है भाषण संभाषण की क्षमता। इसके भी 3 मुद्दे दिए गए। पहला है विविध कार्यक्रमों में सहभागिता होना, पता कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना। शुरुआत में जो पोस्ट दिया गया है उसके अंदर एक लड़का जो है माइक के सामने बोल रहा है, वो क्या सूत्र संचालन कर रहा है। और सूत्र संचालन करने के लिए हमारे पास समय का नियोजन, जानकारियाँ, कब किसे बुलाना है, कैसे बुलाना है, कितना समय देना है, ये सब बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। और जिसके पास ज्ञान होता है वही सफल कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है और वह कार्यक्रम सूत्र संचालन के माध्यम से सफल भी होता है। 2 नंबर विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर निर्भीकता से चर्चा करना। चर्चा वही करता है जिसके पास ज्ञान होगा, जिसे संभाषण की कला अवगत है। इसलिए बड़े बड़े चर्चाएं होती है, परिसंवाद होते हैं, डिबेट होती है, उसमें भाग लेने वाला छात्र या छात्रा है वो निर्भीकता से अपने विचार रख सकती है अगर उसके पास इस क्षमताओं का विकास हुआ होगा तो। नंबर 3 है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विषयों को चुनकर उन पर समूह में चर्चा का आयोजन करना। आजकल देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को या जो भी अच्छी बातें होंगी उन मुद्दों को अपने चर्चा का विषय बनाकर उसमें चर्चा निर्माण करना, उस चर्चा से नया नया कुछ निकालना, उसका आयोजन करना, ये भाषण संभाषण का क्षमता है। ऐसे ये फ़ायदा उसके अंदर होने वाला है। नंबर 3 है वाचन क्षमता है। इसके अंदर व्यक्तिमत्व विकास के लिए विभिन्न महापुरुषों के भाषण तथा साहित्यकारों की रचनाओं का वाचन करना। वाचन जो लड़का करता है, जो भी इंसान करता है, उसे किसी बात की कमी नहीं रह सकती, क्योंकि वाचन से उसे सब कुछ ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान मिलने से इंसान अपनी रोजी रोटी का प्रश्न हल कर लेता है, अपने जीवन जीने का उद्देश्य समझ लेता है। तो जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति, जो भी महापुरुष कठिनाइयों के बीच संघर्ष लेके वो ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर, आत्मकथा पढ़कर, उनके लिखे हुए लेख पढ़कर अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव होता है तो ज़रूर हम उनकी तरह ही कोई महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए महापुरुषों का अध्ययन करना ये सबसे बड़ा कार्य है। दूसरा 2 नंबर है विभिन्न क्षेत्रों में शीर्षस्थ व्यक्तियों की आत्मकथाओं का वाचन करना। जो भी व्यक्ति आज जीवन में सफल हुआ है, बड़ा व्यक्ति है, नामी व्यक्ति है, तो वो कैसे नामी व्यक्ति बना, उसकी आत्मकथाओं को पढ़ना चाहिए। टाटा बिरला होंगे, अंबानी होंगे
और रातों रात अमीर बन गए, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार होंगे, क्रिकेटर होंगे, तो उनका जीवन भी संघर्षपूर्ण ही रहा होगा। तो उनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद इंसान अपने गम के बारे में सोचेगा कि भाई मेरा गम तो बहुत कम है, लोग कितने दुखी है, फिर भी वो जी रहे, और मैं इतने से छोटे से गम को लेकर मैं इतना बड़ा बवाल कर रहा हूँ, खुद को डिप्रेशन में डाल रहा हूँ। तो ऐसे वाचन करने से, आत्मकथाओं को पढ़ने से हमारे अंदर प्रेरणा निर्माण होगी और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3 है विविध विषयों के मूल ग्रंथों का वाचन करना। जो भी ग्रंथ अनुवाद की गए हैं, अगर किसी बच्चे को मराठी नहीं आती है तो उसने मराठी सीखना है, किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती तो उसने हिंदी सीखना है, लेकिन मूल ग्रंथों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अनुवाद में थोड़ा सा भाव इधर उधर होने की आशंका होती है। इसीलिए मूल ग्रंथों का वाचन करने से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस किताब के माध्यम से वाचन क्षमता का विकास होगा और ये सब आपके व्यक्तित्व को शोभायमान करने वाले ये क्षमताएं हैं। आगे है लेखन। संगणक में प्रयुक्त होने वाली लिपि की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका उपयोग करना। आजकल बहुत से लोग संगणक के ऊपर टाइपिंग करने के बाद, हर लिपि का अध्ययन करने के बाद वो अपना जीवन का उदर निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए संगणक के माध्यम से भी रोजगार मिलते हैं, तो संगणक के माध्यम से भी रोजगार की उपलब्धि होती है। इसलिए ये लेखन कार्य करना आवश्यक है। आप कौन से भी विषय पर लेखन कार्य कीजिए तो भी आपको अच्छे से अच्छे कुछ ना कुछ फायदा उसका होगा। 2 नंबर है ब्लॉग लेखन, पल्लवन तथा फीचर लेखन का अध्ययन करते हुए लेखन करना। ब्लॉग लेखन हमें लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें पैसे मिलते, प्रसिद्धि मिलती है, तो नहीं। ब्लॉग लेखन करने से भी आजकल बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो ब्लॉग लेखन से भी आपका रोजगार की समस्या हल होती है, पल्लवन के माध्यम से होती है, फीचर लेखन आप करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने वाले ये सब पहलू है। आजकल पत्रकारिता में किस प्रकार से लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और लिखने की ताकत क्या होती है, ये हमें आजकल चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं। 3 नंबर देखिए, विभिन्न कार्यक्रमों का संपूर्ण नियोजन करते हुए आवश्यक प्रस्तुति करने हेतु लेखन करना। जो भी एंकर होता है, जो भी उद्घोषक होता है, वह अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट जब करता है तो उसे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, प्रस्तुति करनी पड़ती है, लेखन करना पड़ता है, कब क्या बोलना है, कितने मिनट के लिए बोलना है। तो ये क्या है, ये सब बातें हमें कहाँ पर सीखने को मिलेगी, इस किताब के अंदर सीखने को मिलेगी। इसीलिए उस क्षमता का विकास, लेखन क्षमता का विकास भी इस यहाँ पे बच्चों का होने वाला है, हमारा होने वाला है। नंबर 5 है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के अंदर रस नाम की विधा दी गई है। रस के अंदर श्रृंगार रस, शांत रस, विभत्स्य, रौद्र और अद्भुत रस दिया गया है। ये व्याकरण का भाग है। अलंकार दिए गए, अलंकार के अंदर अर्थालंकार प्रमुख रूप से दिया गया है। वाक्य शुद्धिकरण है, काल परिवर्तन है, मुहावरे है, ये भाषा अध्ययन है। और इन सभी का उपयोग करने के बाद अगर इंसान रस का उपयोग अपने भाषण में करता है, भाषा में करता है, तो उसके और लोगों का देखने का नज़रिया ही कुछ अलग होगा, या उसका इम्प्रेशन या उसका प्रभाव इन सब का प्रयोग करने के बाद बहुत बढ़ सकता है, उसकी अलग ख्याति हो सकती है। अध्ययन कौशल देखिए, 6 नंबर का कौशल क्षमता है अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, क्यूआर कोड, विभिन्न चैनल देखकर उसका उपयोग करना। भाषा पारिभाषिक शब्दावली है, बैंक के शब्दावली दी गई है, वाणिज्य की दी गई है, विधि मतलब कानून की दी गई है, विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का वहाँ पे उल्लेख किया गया है, और इनको समझना और तथा प्रयोग करना। अगर आप अपनी भाषा के अंदर इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके एक भाषा में अपनापन या थोड़ा सा जो भी विश्वसनीयता होती है वो दिखाई देती है। सामने वाला आपको लगता है कि भाई पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, इसको इस शब्द मालूम होते हैं।
ये आपका अध्ययन कौशल इसके अंदर होने वाला है। इसलिए इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये सब क्षमताओं का विकास होगा, तो ये बच्चा 12वीं कक्षा के बाद एक परिपूर्ण होकर वो बाहर निकलेगा। इसलिए ये जानना समझना आवश्यक है। इस प्रकार से ये भाषा विषय क्षमता है और ये किताब की उद्देश्य भी होना चाहिए, सार्थकता भी उसकी होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। अब देखिए हम आते हैं मुख्य घटक की ओर, वो है पाठ्यक्रम। किताब के अंदर आपको 8 प्रकार की पाठ्यक्रम दिए गए हैं। पहला पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्य का नाम है, विधा है, रचनाकार है और पृष्ठ दिए गए। पहला है नवनिर्माण नाम का पाठ है। वह विधा उसकी चतुष्पदी है। इसको लिखने वाले त्रिलोचन जी हैं। चतुर्कार होता है 4, पदी का होता है पद मतलब पंक्तियाँ, 4 पंक्तियों वाली पंक्तियाँ या कड़वा होगा, उसके ऊपर ये लिखा गया है और नवनिर्माण उसको नाम दिया गया है, त्रिलोचन जी का है। नंबर 2 पे निराला भाई है। ये संस्मरण है महादेवी के मन के अंदर, उनकी यादों में बसे हुए निराला भाई का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। ये महादेव वर्मा का लिखा हुआ यह संस्मरण है। नंबर 3 है सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये नई कविता है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी की लिखी हुई है। नंबर 4 बहुत ही आदर्शपूर्ण अच्छा पाठ दिया गया आपको, कहानी दी गई, उसका नाम है आदर्श बदला। सुदर्शन जी का लिखा हुआ ये गद्य पाठ है, कहानी है। बदले से इंसान खुद मर जाता है, लेकिन ये आदर्श बदला है। इस बदले के अंदर सामने वाले को सीख मिलती है। इस प्रकार से ये बहुत ही बढ़िया कहानी ना सब इसके अंदर दी गई है। 5 नंबर के अंदर दो दो कविताएं दी गई है। पहली है गुरुबानी, ये पद में लिखा हुआ, विधा में लिखा हुआ है। गुरु नानक जी इसके लेखक है, कवि है। 2 नंबर मतलब आ है, रुंद के दोहे हैं, दोहा विधा में लिखा गया है। रुंद जी इसके लेखक है, कवि है। 6 नंबर पे पाप के 4 हथियार नाम का एक निबंध है, और जहाँ हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का लिखा हुआ ये निबंध है। नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, ये नई कविता है, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का लिखा हुआ है। 8 नंबर सुनो किशोरी, पत्र विधा में लिखा गया है, आशा रानी होरा जी का लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है और आजकल लड़कियों के मन में होने वाले बदलाव, उनको मन में आने वाले विचार, इस पत्र के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमें सब जो विचार है या लड़कियों के मन में आते हैं, और किस प्रकार से आशा रानी होरा जी ने इन पत्रों के माध्यम से ये सब भावों को किस प्रकार से निकाला है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। नंबर 9 चुनिंदा शेर है, शेर विधा में लिखा गया है, कैलाश सेंगर जी इसके लेखक है। 10 नंबर है ओझन विघटन का संकट, ये लेख है, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का लिखा हुआ है। 11 नंबर कोख जाया, ये अनुदित साहित्य विधा में लिखा गया है, अनुवाद किया गया इसका। इसके मूल लेखक श्याम दरी हरे जी हैं, अनुवादक बैद्यनाथ झा जी हैं। 12 नंबर पे सुनुरे सखिया और कजरी नामक लोकगीत विधा में लिखा गया, ये 2 लोकगीत है, इसके अंदर गेयता होती है। ये आपके पाठ दिए गए। उसके बाद है विशेष अध्ययन हेतु। 13 नंबर पे कनु प्रिया नाम का एक काव्य दिया गया है, जिसको हिंदी के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ ये प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य के अंदर कनु मतलब कृष्ण, प्रिया मतलब प्रेमी, प्रियकर, प्रेमिका। तो कृष्ण की प्रेमिका कौन थी? वो थी राधा। तो राधा के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये काव्य बहुत ही सुंदर है, लेकिन यह काव्य एमए के स्तर तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं
या आपको भी इसका कुछ अंश पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ाने को मिल रहा है। उसके बाद है व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी के अंदर पल्लवन है। पल्लवन को एकांकी में दर्शाकर बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है। इसको लिखने वाले डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं। फीचर लेखन को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है, डॉक्टर दीना शर्मा जी ने लिखा हुआ है। मैं उद्घोषक या आत्मकथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, आनंद सिंह जी ने लिखा हुआ है। 17 नंबर पे ब्लॉग लेखन है, ये आलेख है, प्रवीण बरदापुरकर जी का लिखा हुआ है। और नंबर 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, शोध परलेख है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको वर्ष भर में ये 8 गद्य पाठ, कविता, कहानियाँ, एकांकी, आत्मकथा, लेख, शेर, काव्य, शोध परलेख, इन सभी विधाओं का आपको अध्ययन करना है। और इनका अध्ययन करने के बाद आपके अंदर बहुत सारी क्षमता ये पैदा हो जाएगी और बच्चों के अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा। परिशिष्ट के अंदर दिए गए मुहावरे हैं। मुहावरे ये कम शब्दों का होता है, बड़ी बात करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। भावार्थ है, गुरुबानी, रुंद के दोहे, सुनूरे सखिया और कजरी जैसे जो काव्य है, इनका किताब के 107 और 108 पन्ने पे उसका सारांश दिया गया है, जो समझने में आसानी होगी उससे। उसके बाद है पारिभाषिक शब्दावली। शब्दावली फिर काव्यांश के संबंधी है, कानून के संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, संगणक के संबंधित है। ये पारिभाषिक शब्दावली दी गई है। उसके बाद है रसास्वादन के मुद्दे, कि आपको काव्य जब पढ़ते तो काव्य पढ़ने के बाद अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको परीक्षा में जो भी मुद्दे आएंगे उन मुद्दों के आधार पर आपको उस काव्य का उत्तर लिखना होगा। फिर आपको शीर्षक का नाम पूछेंगे, रचनाकार का नाम पूछेंगे, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक विधा, कल्पना, आपकी पसंद की पंक्तियाँ कौन सी है, तो कौन सी कविता आपको पसंद आई है, कविता पसंद के आने के कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको इस प्रश्न के अंदर बच्चों को पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी देना ये मुझे आवश्यक लगा और आप सभी लोगों ने इसको सुना, इसलिए धन्यवाद।